इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिस घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तकरार ना होते हो। लेकिन उन झगड़े तकरार को दूर करने के लिए कुछ परिवारों का राय मशवरा ज़रूर लिया जाता है, लेकिन इंसान जो होता है उन्हीं झगड़ों और केस को सुलझाने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने मुसीबतों को दूर करने के लिए अपने ही शौक़ को वह जरिया बना लेती है, जिसकी वजह से वह खुद एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन पुलिस जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है, बल्कि जो भी सुनता है वह हैरान और परेशान भी हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही इटावा ज़िला पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक नए बस्ती कटरा शमशेर खां जाना माना मोहल्ला पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 3 सितंबर साल 2024 का ही। अब दोपहर का लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी बस्ती की रहने वाली होती है अब रूबी, जो अपने घर के सारे काम निपटा कर पड़ोस में जाकर अपने कुछ मददगारियों से बातचीत कर रही होती है। तभी उसी के कान में, उसी के घर में से बड़ी चीख चिल्लाने की आवाज़ आती है, और रूबी जैसी आवाज़ सुनती है, उठने के बाद तुरंत ही वहीं से भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। एक जंगला होता है, उसी जंगले में से देखती है कि उसके जो अपने जीजा होते हैं अब इधर गुलफाम, और साथ में उसकी अपनी एक बड़ी बहन होती है अब फरहीन बानो, जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। अंतर जो नज़ारा देखती है, देखने के बाद रूबी के वहीं पैर थैर कांपना शुरू कर देते हैं, और वही पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, और तुरंत वहीं चीख पड़ती है। चीख पड़ने के बाद वहीं उस रूम की तरफ जाती है, जिस रूम के अंदर सारे कारनामे हो रहे होते हैं। लेकिन बाहर से जो कुंडी होता है उसी समय रूबी लगा देती है, और तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है। निकालने के बाद अपने नज़दीकी सदर कोतवाली में फ़ोन कर देती है। उसी कोतवाली इंस्पेक्टर होते हैं अब विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह जैसे ही खबर पाते हैं, उसी समय अब बिना टाइम गंवाए इधर कटरा शमशेर खां मोहल्ले में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि मौके पर घर के बाहर होता है, इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस मोहल्लों के जो लोग होते हैं वही सब इकट्ठा होते हैं। थाना इंस्पेक्टर अब इधर विक्रम सिंह जो होते हैं, जैसे ही दरवाजे के सामने जाते हैं, देखते हैं कि पूरी तरह से अंदर जो माहौल होता है गर्मा गर्म का पहले सा, वह शांत पड़ा होता है। लेकिन बाहर से देखते हैं कुंडी लगा होता है, और उस कुंडी को जाकर खुद रूबी खोलती है। लेकिन जैसे रूबी और साथ में इंस्पेक्टर साहब घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनके जो नज़रें होते हैं जाकर ज़मीन पर टिकती है, और देखते हुए रूबी को हवा से एकदम सबके खो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर रूबी की अपनी जो बहन होती है बड़ी वाली फरहीन बानो पूरी तरह से वहीं ज़मीन पर खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी होती है। फरहीन बानो के शरीर पर लगभग 8 से 9-10 गहरे घाव होते हैं किसी तेजधार हथियार के। लेकिन थाना इंस्पेक्टर अब विक्रम सिंह की जो नज़र होती है जैसे साइड में पड़ती है, तो वहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, पूरी तरह से उसके जो कपड़े होते हैं, हाथ होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। उसके ही दाहिने हाथ में एक तर्रार हथियार होता है, वह भी पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। थाना इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जैसे उस व्यक्ति को देखते हैं, समझ जाते कि बस करो, इसी व्यक्ति ने इस मामले को रफा दफा किया है। पुलिस की टीम वहां खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। तभी उसी में से रूबी पुलिस के सामने निकलती, कहने लग जाती है कि साहब यह हमारे अपने जीजा अब गुलफाम हैं, साहब यह हमारी अपनी बड़ी बहन फरहीन बानो है, साहब हमारे आंखों के सामने हमारे जीजा ने हमारी बहन के ऊपर इसी हथियार से ही वार किए हैं।
पुलिस की टीम जो होती है इधर रूबी की बात सुनती है। सुनने के बाद उसी समय घटनास्थल की तौर तरीके से निरीक्षण करती है। तभी वहाँ पर कुछ बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। अधिकारी अंदर जाते हैं, वह भी देखते हैं तो इस हृदय विदारक घटनास्थल को देखकर भी वह दंग सा रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इधर परिवार में मौजूद फरहीन बानो की अपनी माँ होती है, पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली रहस्य निकल के आती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब इधर फरहीन बानो के बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और पंचनामा भरने के बाद उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर रूबी के ही तहरीर पर खुद उसके जो अपने जीजा होते हैं गुलफाम के ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम अब इधर गुलफाम को अपनी हिरासत में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई थाने में गुलफाम बताता है, इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रास से जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है औरैया, और ठीक उसी में ही दिबियापुर एक कस्बा लगता है। ठीक उसी में ही नहर एक पुल पड़ता है और ठीक उसी के समीप रहने वाले होते लाल मोहम्मद व ऋषि। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है तमीदा बानो। लाल मोहम्मद के टोटल 8 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे और 4 बेटियां होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है नासिर और दूसरे नंबर का बेटा वाजिद और तीसरे नंबर का बेटा वारिस और चौथे नंबर का बेटा सबीर होता है। उनकी जो अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है वह बेटी वाहिदा होती है और दूसरे नंबर की बेटी फरहीन बानो होती है और तीसरे नंबर की बेटी रूबी होती है और सबसे छोटी बेटी अब शमीम बानो होती है। लेकिन लाल मोहम्मद जो होते हैं अपने इस बड़े परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए मौके पर कबाड़ का काम करते थे। लेकिन परिवार में गुजर बसर करने के लिए कोई कमी भी नहीं रखते थे। लेकिन समय के हिसाब से इधर जब बच्चे अपने जवानी के दिल पर पहुँचते हैं तो उसी समय उनके जो बेटे होते हैं वह भी अपने पिता के मजबूरी को समझना शुरू कर देते हैं। समझने की वजह से दोनों जो उनके बड़े बेटे होते हैं वह अपने पिता के काम में भी हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, हाथ बटाने लग जाते हैं। इधर धीरे धीरे उनके मोहल्ले में उनकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। लेकिन लाल मोहम्मद जो होते अपने पड़ोसियों की कला की वजह से इतना परेशान हो जाते हैं कि वह उस समय फैसला लेते हैं क्यों ना चलकर हम अब बाहर का रास्ता देखा जाए। यही सब सोच साझ कर साल 2017 के शुरुआती महीना होता है। उसी महीने में लाल मोहम्मद इधर अपनी पत्नी अब तमीदा बानो और साथ में टोटल 8 बच्चों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक उत्तर प्रदेश का ही जाना माना ज़िला है इटावा, और इटावा में ही सदर कोतवाली एक नई बस्ती कटरा पड़ता है और ठीक उसी में शमशेर खां जाना माना मोहल्ला पड़ता है। अब उसी में जाकर लाल मोहम्मद जो होते एक किराए का कमरा लेते हैं और अपने पूरे परिवार सहित वहीं रहना बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ से भी मौके पर कबाड़ का बिजनेस शुरू भी कर देते हैं। करने की वजह से वहीं उनके पास अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे कर कर लाल मोहम्मद जो होते हैं अपने दोनों बड़े बेटी की शादी जो होता है तौर तरीके से करा देते हैं। इधर उनकी जो अपनी बड़ी बेटी होती है वह भी जैसे शादी की तरफ पहुंचती है तो वह भी अपनी बड़ी बेटी की जो शादी होता है अब तौर तरीके से भी करवा देते हैं। लेकिन उनके जो अपने दोनों बड़े बेटे होते हैं अपनी अपनी पत्नियां पाकर मौके पर बड़ी शंकन में पड़ जाते हैं। पड़ने की वजह से फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद वह भी जाकर वहीं कुछ दूर पर एक कमरा लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर दोनों बेटे का जो होता अपने पिता से लगाव तब भी कम नहीं होता, उनका इस घर में आना जाना भी होता है। लेकिन लाल मोहम्मद जब देखते हैं कि हमारी जो अपनी दूसरी जो बेटी फरहीन बानो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है, चंचल होती है, यहाँ तक कि 5वीं जमात पास कर कर अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में भी उलझ जाती है। लेकिन इधर जैसे ही अब फरहीन बानो अब शादी के दिल में पहुँचते उसी समय लाल मोहम्मद को अपनी बेटी के लिए शादी की चिंता होना अब शुरू हो जाता है। वह भी सोचते हैं कि अपनी बेटी के लिए लड़का देख कर जल्द जल्द अपनी बेटी की सगाई भी करा दिया जाए। अब इसी माफत की तैयारी करने के लिए वह लगे पड़े होते हैं। लेकिन तभी अचानक इधर लाल मोहम्मद की तबीयत इतना ख़राब हो जाती है कि वह चारपाई पकड़ लेते हैं। पकड़ने की वजह से वह एक दिन दुनिया छोड़कर ही चले जाते हैं। अब इधर तमीदा बानो
की हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि वह ना सोच पाती है ना कुछ समझ पाती, क्योंकि उसकी जो सारी जिम्मेदारी होती है अब तहमीदा बानो के ऊपर आ जाती है। आने की वजह से वह अपने रह रहे अपने दोनों बच्चों और साथ में टोटल 3 बेटियों को कैसे न तैसे कर अपने घर में परवरिश करती है। लेकिन जब परवरिश करने लग जाती है तो इधर कैसे ना तैसे कर सोचती है कि अपनी दूसरे नंबर की जो बेटी अब घर में पूरी तरह से शादी के दहलीज पर अब पहुंची हुई है, फरहीन बानो की शादी कैसे ना तैसे करवा दिया जाए। तो कैसे न तैसे कर फरहीन बानो के अपने दोनों भाई होते हैं घर में, काफ़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगने भी लग जाता है कि हमारी जो बहन है अब उसकी तौर तरीके से निगाह भी हो जाएगी। अब उसी समय फरहीन बानो के जो अपने दोनों भाई होते हैं अब नए लड़के की तलाशी में भी लग जाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी महीने भी लग जाते हैं। और तभी इधर जुलाई साल 2018 का महीना होता है। उसी वक्त इधर तहमीदा बानो का एक अपना चचेरा भाई होता है, उसी के थ्रू पता चलता कि ठीक उत्तर प्रदेश का ही जो इटावा ज़िला है और ठीक उसी का ही एक कुजैदी गांव पड़ता है, उसी गांव का ही रहने वाला होता है गुलफाम, जिसकी उम्र लगभग अब वही 23 साल के आसपास है। लेकिन हाँ, वही गल्ला मंडी है, उसी गल्ला मंडी में एक ठेली चलाने का काम करता है, जिसकी वजह से गुलफाम के पास ठीक ठाक पैसे आते हैं। लेकिन हाँ, उसके माता पिता नहीं है, उसका एक अपना भाई है अनवर। अब जैसे इस तरह की बात जो होता है, इधर फरहीन बानो की जो अपनी मम्मी होती है अब इधर जाकर तहमीदा बानो सुनती हैं। सुनने के बाद वह भी बड़ी खुश हो जाती है, उनको भी लगने लगता है चलो घर में ना सास ससुर है ना कोई अपनी ननद है। इसकी वजह से हमारी जो बेटी होती है फरहीन बानो को अब ससुराल में जाकर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इस तरह की जब जानकारी पाती है, पाने के बाद तहमीदा को भी लगने लग जाता है कि अब हमारी बेटी की शादी कराने के लिए हमें लेट नहीं करना चाहिए। अब तहमीदा बानो जो होती है जाती अपने चचेरे भाई से बात करने के उसका जो चचेरा भाई होता है अब जाता है गुलफाम से बात करता। गुलफाम जो होता है अब जब पहले ही नज़र में अब फरहीन बानो को देखता तो वहीं दीवाना सा हो जाता और वहीं शादी के लिए हामी भर देता है। इधर अगस्त है साल 2018 का 13 तारीख का दिन होता है। अब उसी दिन जाकर फरहीन बानो और साथ में गुलफाम का तौर तरीके से भी अब निगाह हो जाता है। निगाह होने के बाद इधर फरहीन बानो जो थी अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जाने के बाद अपने पति का बेहतर तरीके से इधर सेवा पानी भी करती है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक इकलौता ही देवर होता है। इसके अलावा उसका अपना खुद का एक शौहर होता है, जिसकी सेवा पानी में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वक्त बीतने जब लग जाता है, इधर फरहीन बानो भी समझने लग जाती है कि अब हमें घर की जो जिम्मेदारी है उसको भी अपने ऊपर मढ़ लेना चाहिए। और ठीक वैसा ही फैसला लेती है, क्योंकि जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम इधर गुलफाम जो होता है अब गल्ला मंडी चला जाता है। इधर अपना खाना बनाकर उसी वक्त लगभग जैसे 8 बजने का टाइम होता है तो पता चलता गुलफाम जो था गल्ला मंडी से लौट आया। लौट आने के बाद उसका ठेली जो था सब्जी पूरी तरह से सजाना शुरू कर देती है। और इधर 10 बजे के आसपास गुलफाम रेहड़ी लेकर निकल जाता और पूरे घर का काम धाम निपटा कर जैसे 2 बजता तो उसी वक्त गुलफाम दोबारा अपने घर आ जाता। फिर कुछ टाइम स्पेंड करता, फिर शाम के टाइम गुलफाम वही रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने के लिए इधर उधर फेरी लगाने लग जाता। अब रोज़ का यही ज़िंदगी का जो होता है अब फरहीन बानो की और साथ में गुलफाम का जरिया बन जाता है। खूबसूरत तरीके से गुलफाम और साथ में फरहीन का ज़िंदगी बीतने लग जाता है। लेकिन ऐसे ज़िंदगी बीतते बीतते 3 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन दोनों को आभास तक नहीं हो पाता कि अभी तक हमारी कौन सूनी क्यों पड़ी हुई है। लेकिन इधर फरहीन जो होती है इसी को लेकर काफ़ी चिंतामय हो जाती है, जिसकी वजह से अपने पति से ही अब चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। सारा का सारा जो मड़ होता फरहीन खुद अपने पति गुलफाम के ऊपर निकालने लग जाती कि बस करो, तुम्हारे ही अंदर वह कमी है जो कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की जानकारी गुलफाम अपने पति के द्वारा पाता है, पाने के बाद और सन सा हो जाता है। उसी की वजह से गुलफाम और फरहीन बानो के बीच आए दिन झगड़े चकराट करते और फरहीन बानो अपने मोहल्ले में एक ना बन पाने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती। लोगों के ताने सुनकर
फरहीन बानो इस तरह परेशान हो जाती कि अपने पति से बिन झगड़े तकरार करते एक दिन में नहीं रह पाती। लेकिन इधर गुलफाम जो था जब इस तरह परेशान हो जाता है तो अपने इलाके में जाता, ठेके पर पहुंचता, वहां जाकर ड्रिंक करता, फिर घर लौटता और लौटने के बाद जब भी इस तरह की बात अपनी पत्नी फरहीन बानो से सुनता, खुद से साथ अब झगड़े तकरार करता, यहाँ तक कि कभी कभी फरहीन बानो का पिटाई भी कर देता। और पिटाई का जो सिलसिला होता है अब यह लगभग चलते चलते कई महीने का जब वक्त बीत जाता है तो फरहीन बानो को यकीन हो जाता है कि बस करो, जो कमी वह हमारे अंदर नहीं है बल्कि खुद हमारे ही शौहर के अंदर है। अब इस तरह की भावना रख कर इधर फरहीन बानो जो होती है अपनी ज़िंदगी अब जीने लग जाती है। ऐसे जीते जीते लगभग घटना से कुछ ही महीने पहले जो होता है इधर फरहीन बानो का ही एक अपना भतीजा होता है अमीर वहीं पर कुछ दूर पर ही रहा करता था, लेकिन अपने बुआ से मिलने के लिए और कभी कभी आया जा करता था। लेकिन अपनी बुआ फरहीन से हद से ज़्यादा मजाकिया भी किया करता था, जिसकी वजह से फरहीन जब उसके हद काटी और साथ में उसके चौर शरीकों को देखती है उसको भी लगने लगता है कि हमें औलाद का जो सुख है यह हमारा खुद का भतीजा ही दे सकता है। अब इसकी वजह से फरहीन जो होती है खुद उसके ऊपर तरह तरह के चाल चलन तौर का अपनाना शुरू कर देती है। अपनाने की वजह से अब इधर अमीर जो होता है खुद अपनी बुआ की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। अब इधर फरहीन ऐसा हथकंडा अपनाती कि उस कंगन में पहुंचाने के लिए अपने भतीजे को अपने काबिल बनवा लेती। लेकिन वह मौका भी एक दिन अमीर पा जाता है और पाने की वजह से मौके की तलाश में बैठा रहता है और जब भी मौका देखता ज़रूर अपनी बुआ के घर पहुंच जाता है और अपनी बुआ को अपनी मीठी बातों में उलझा लेता। लेकिन उसकी जो बुआ होती है अब इधर खुद जाकर अब फरहीन ऐसी बात करती है जिसकी वजह से अमीर खुद शर्मास आ जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि आखिर हमारी जो बुआ होती है फरहीन चाहती क्या है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि अभी तक हमारी जो बुआ है उनकी गोद सूनी पड़ी हुई है। शादी के 3.5 साल से ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन कारण क्या है, कारण भी समझ जाता। समझने की वजह से उसी दिन से अपनी बुआ के ऊपर और पहरा लगा देता। लगाने की वजह से हर वक्त एक गिद्ध बताने लग जाता। लेकिन फरहीन जो होती है एक भी मौका अब छूटना नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से अमीर के ऊपर खुद वह ऐसे जाल बिछाती जिसकी वजह से खुद उसके अंदर अमीर फंस जाता। एक दिन अपने बेडरूम में ले जाती है, अमीर के साथ वह रिश्ता बना देती है जो रिश्ता पूरी तरह से बदनामी का कागार दिखाती है। लेकिन फरहीन खुद अपने भतीजे के साथ अपने बेडरूम में संबंध बनाते हुए सारी हदों को पार कर देती है और वह जो सिलसिला होता है हर दिन चलने लग जाता है। चलते चलते लगभग सालों का वक्त निकल जाता, लेकिन तब भी फरहीन का जो गोद होता है सूना ही रहता। लेकिन फरहीन जो होता है अपने ही भतीजे अमीर के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि उसको ना अपना परिवार दिखाई देता है ना अपना नात रिश्तेदार दिखाई देता है। लेकिन तभी इन दोनों के प्रेम संबंध की जो चर्चे होते हैं उस मोहल्ले में होने लग जाते हैं। होने की वजह से लोगों के कानों के थ्रू तरह तरह की बातें हो जाती हैं। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त अब जैसे ही गुलफाम अपनी रेड़ी लेकर मौके पर फेरे के लिए बाहर निकलता है सब्जी वाला, तो उसी वक्त उसके ही घर में अमीर दाखिल करता है। लेकिन फ़ायदा की अपनी जेठानी होती है, मौके पर छत पर खड़ी होती है, लेकिन उनकी नज़र जो होता है फ़ायदा के ऊपर होता है। और जैसे फ़ायदा को देखते घर में अमीर खुश रहा, समझ जाती है कि माजरा क्या था। और उसी वक्त उनकी जो जेठानी होती जाकर पूरे मोहल्ले के कानों में खबर अब डालने की वजह से लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। करने को इसकी खबर जाकर गुलफाम को लगता तो एकदम सस्ता नजर रह जाता कि आखिर भतीजे के साथ रहकर अब फरहीन कैसी गुल खिला रही है। और पूछताछ करने के लिए अपनी पत्नी के पास जब पहुंचता है तो यह बात जब सुनते एक बार सन सा रह जाती, कहने लग जाती आखिर तुम्हारे कानों में इस तरह की बेवकूफ़ बात रखी किसने। हमारे परिवार में पूरी तरह से वह व्यक्ति करार डालना चाहता है। लेकिन इधर जो था गुलफाम अपनी पत्नी की तो बात सुनता है लेकिन यकीन नहीं करता है, ठान लेता है हम सच्चाई को पता लगा कर रहेंगे चाहे जैसा हथकंडा अपनाना पड़े। तभी जब भी गुलफाम अपनी रेड़ी अपने घर से लेकर निकलता तो बिना बताए ही अपने घर में कभी कभी पहुंच जाता। लेकिन इधर बड़ी सावधानी से फरहीन और अमीर जो होते हैं अपने काम को अंजाम दिया करते थे। और तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त जैसे ही अपनी रेड़ी लेकर गुलफाम निकलता है अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो रेड़ी एक अपने दोस्त के यहाँ खड़ा कर देता और वहीं से छोड़कर अपने ही घर में पहुँचता है तो देखता मेन जो दरवाज़ा होता है वह खुला होता है। घर के अंदर दाखिल होता है तो उसके कानों में कुछ कलबलाने की आवाज़ आती है अपनी पत्नी के बेडरूम में। और जैसे वह देखता है नज़ारा जा करना तो स्तन सर के उसका जो अपना भतीजा होता है और साथ में उसकी जो अपनी बेगम होती है, अब इधर फरहीन बानो एक ही पति पत्नी के रिश्ते की तरह एक ही कब्जे में बने पड़े होते हैं।
लेकिन अमीर जैसे ही अपने फूफा को देखता तुरंत ही वहाँ से मुँह छिपा कर तो चला जाता है। लेकिन फरहीन बानो जो होती है वही मिल जाती है। पहले तो बुरी तरह से पिटाई कर देता, फिर हिदायत देता आज के बाद तुम्हारा भतीजा अमीर इस घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन इधर जो होता फरहीन खुद अपने पति गुलफाम के सामने ऐसी सी बात कर देती है जिसकी वजह से गुलफाम को अपने अंदर एक कमजोरी दिखने लगता है। देखने की वजह से अपनी पत्नी के ऊपर उस दिन तो कुछ बोल चाल कर आगे कुछ काम नहीं बढ़ाता। लेकिन हाँ, जब शाम का टाइम होता है तो ड्रिंक करके ही लौटने के बाद अमीर का नाम लेकर अपनी पत्नी फरहीन बानो का पिटाई जरूर कर देता। पिटाई करने के बाद जो होता है यह सिलसिला लगभग दिन पर दिन बढ़ने लग जाता। अब चलते चलते लगभग अब कई महीनों का जब वक्त बीत जाता, लेकिन फरहीन बानो जो होती है अपने ही भतीजे अमीर के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है, ऐसी पागल सी हो जाती है कि उसको पाने के लिए अपनी पति की पिटाई का कोई परवाह भी नहीं रहता है। इधर फरहीन बानो हर वक्त मौके की तरफ से बैठे थे, कब मौका मिले, कब अमीर से मुलाकात हो जाए, और मौका भी मिल जाता अमीर से मुलाकात करने की। लेकिन जब भी शाम को इधर घर खुद लौटता गुलफाम तो ड्रिंक कर ही लौटता, नशे में लौटता। लौटने के बाद जब पूछताछ करता, अगर उसको भनक भी लग जाता कि हमारी जो पत्नी है वह इस इलाके में मिलने के लिए कहीं बाहर तो गई हुई थी, तुरंत अपनी पत्नी का वहीं पिटाई कर देता। और इतनी बुरी तरह से पिटाई करता, कभी कभी बेहोशी की अवस्था में फरहीन बानो भी आ जाती। लेकिन उसकी जो पागलपन होती है उसके पति के आगे पूरी तरह से ढीला होता, जिसकी वजह से फरहीन अपने पागलपंथी को जाहिर करने के लिए अमीर से मुलाकात करने के लिए हर कंधे को अपनाना शुरू कर देती है। लेकिन हथकंडा तो तब टूट जाता है जब मार्च साल 2024 का वही तीसरा सप्ताह होता। उसी सप्ताह में इधर फरहीन बानो जो होती है अपने पति के बिना बताए खुद अपने ही मायके पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अपने मायके में रह रही अपने माँ तहमीदा बानो को इधर अपने खुद शौहर के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दे देती है, जिसकी वजह से खुद उसकी जो माँ होती है तहमीदा बानो खुद अपने दामाद के ऊपर भड़क पड़ती है। वह ठान लेती कि जब भी इधर गुलफाम आएगा तो उसको हम कड़ी तरह से बातें सुनाएंगे। अपने दोनों भाइयों को अपने ही जाल में उलझा लेते। उलझाने की वजह से दोनों जो भाई होते हैं उसी समय अपने ही जीसा शिखर खाए बैठे हुए थे। लेकिन शाम के टाइम जैसे ही गुलफाम घर पहुंचता है, पहुंचने को पता लगता है कि हमारी जो पत्नी है वह पत्नी शमशेर खां मोहल्ले अपने मायके में गई हुई। खबर पाने के बाद तुरंत अपने ही ससुराल तो पहुँचता है। लेकिन इधर जो थे उसके ससुराल वाले एकाएक उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। गुलफाम की एक बात भी नहीं सुनते, ना सुनने की वजह से वहाँ पिटाई कर तौर तरीके से गुलफाम को निकाल दिया जाता है। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी होती है जब इस तरह का कारनामा खुद अपने शौहर के ऊपर देखती है, उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है और बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से यह नज़ारा जो देखता है गुलफाम तुरंत ही चिड़चिड़ा कर अपने घर चला जाता है। अपने घर आने के बाद एक हफ्ता बीतता है, जब देखता है कि हो सकता हमारी पत्नी अब सुधर गई हुई, लेकिन दोबारा जाता है अपने ससुराल, फिर वही हंस होता, फिर भाग आता है। लेकिन इधर जो होती है फरहीन बानो जो होती है पूरी तरह से खुले माहौल में अपने ही मायकों में अपने परिवार में रहकर जीना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ भी अपने भतीजे को फ़ोन कर बुलाती और मौके देखती। मौके पाने के बाद खुद अपने ही मायके में एक रूम में जाकर अपने ही भतीजे इधर अमीर के साथ अपने रिश्तों को अंजाम देती। लेकिन जब भी घर में कोई व्यक्ति मौजूद रहता तुरंत फैसला लेती, अपने ही भतीजे को ले जाती, कभी होटल कभी लॉज में अपने रिश्तों को अंजाम दिलवाने के लिए वहाँ भी सहारा बना लेती। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता, लगभग चलते चलते कई महीने बीत जाते हैं। और जब बीत जाते हैं इसकी जो खबर होता है इधर गुलफाम को लगता कि वहाँ भी रहकर हमारी जो अपनी पत्नी है भतीजे के साथ पूरे तरीके से अपने रिश्ते को अंजाम दे रही है। लेकिन वह सोचता है आगे चलकर तो सुधर जाएगी। फिर दोबारा जाता, फिर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से दुक्कार कर भगा दिया जाता है। लेकिन चोरी छुपे मिलते मिलते फरहीन और साथ में अमीर की ज़िंदगी का लगभग जैसे कुछ हफ्ते और बीतते हैं। बीतने के बाद फरहीन और साथ में अमीर दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं क्यों ना चलकर अपनी ज़िंदगी बाहर तौर तरीके से बिताया जाए। अमीर जो होता है अपनी ही बुआ फरहीन बानो की जो बात होती है अपने दिल पे लेता और लेने के बाद ठीक है। अब मई साल 2024 का महीना होता, उसी महीने में इधर फरहीन बानो अपने ही भतीजे अमीर को अपने साथ लेता और लेने के बाद घर की दहलीज पार करती है और ना जाने कहाँ चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो अपनी मम्मी होती है, अब तहमीदा बानो को जब पता चलता कि हमारी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है तो उसी वक्त अपने थाने जाती है और जाने के बाद अपनी बेटी का गुमशुदा का मुकदमा अब दर्ज करवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है तलाशी करते करते गुलफाम के पास पहुँचती, लेकिन गुलफाम के पास जब पहुँचती पुलिस की टीम, गुलफाम को भी पता चल जाता कि ज़रूर अपने भतीजे आमिर के साथ पूरे रिश्ते को तार तार कर ज़िंदगी कहीं गुजार रही होती है।
पुलिस वाले भी इधर जाकर अब फरहीन की तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी फरहीन का कहीं अता पता नहीं चलता। ऐसे तलाशी करते करते पूरे का पूरा 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी अचानक अब इधर फरहीन बानो जो होती है अपने भतीजे अमीर को लेकर खुद अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसकी जो अम्मी होती है जैसे यह देखती है कि हमारी बेटी घर में आ चुकी है, तुरंत वहीं कड़खड़ा उठी है और फरहीन से जब पूछताछ करती है, फरहीन ज्योति करने लग जाती है कि माँ जी, हम तो काफ़ी मंदिर में माथा टेकने के लिए अमीर को साथ लेकर गए हुए थे, यहाँ तक कि 1 महीना अजमेर में ही रहकर तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं। इसके बाद दिल्ली और राजस्थान और साथ में गुड़गांव में भी लगभग महीनों हमने सैर किया। लेकिन उसकी जो माँ होती है अब इधर फरहीन की एक बात भी नहीं सुनती, उसको भी शंका होने लग जाता है, ज़रूर हमारी बेटी में कोई न खोट है, जिसकी वजह से हमारा दामाद जो होता है खुद इधर फरहीन से खपा सा रहता है। और उसी दिन से इधर उसकी जो अपनी माँ होती है फरहीन को भरपूर कोशिश करती है वह भी समझ जाए और अपने ससुराल चली जाए। लेकिन इधर फरहीन जो होती है अब इधर खुद अपने भतीजे अमीर के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि वह कतई अपनी ज़िंदगी से अमीर को निकालने के लिए तैयारी नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी जो अम्मी होती हर वक्त अपने घर में अपनी बेटी फरहीन बानो को ताने देती। लेकिन फरहीन बानो ना अपनी माँ की बात को ध्यान देती, ना अपने भाइयों की बात को ध्यान देती, हर वक्त अमीर की रट्टा लगाकर बैठी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ गुलफाम को खबर लगता है कि हमारी जो पत्नी है वह तो घर आई हुई है, दोबारा आता है और दोबारा मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा वही हसर कर इधर जो होता है काफ़ी तौर धुक्कार कर गुलफाम को वहाँ से रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन अगस्त का ही जब दूसरा सप्ताह होता है, उसी सप्ताह में इधर अपने भाई को अपने साथ लेता है और लेकर अपने ससुराल पहुँचता है। लेकिन उसका जो भाई होता है खुद अपने ही भाभी और साथ में सासू माँ को समझाने के लिए भरपूर कोशिश करता, लेकिन इधर जो होती है खुद उसकी अपनी भाभी फरहीन बानो उधर एक बात भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से वहीं काफ़ी बिगाड़ सा हो जाता है। इधर गुलफाम उसका अपना छोटा भाई तुरंत वहाँ से अपने घर आते हैं। आने के बाद गुलफाम समझ जाता कि उस अमीर की वजह से हमारी जो पत्नी है पूरी तरह से बहकी हुई है और उसकी वजह से हमारी जो पत्नी है दूसरे की ज़िंदगी में दखल दे चुकी है। अब वह नहीं सोचता ना समझता कि आखिर होने वाला अब आगे क्या है। और उसी समय एक खतरनाक फैसला लेता है, कहने लग जाता है आज जाएंगे इस काम को पूरी तरह से रफा दफा करवा देंगे, अगर मानती है तो ठीक है अपने घर ले आएंगे तो तरीके से रखेंगे, अगर नहीं मानती तो आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। और तभी ठीक है अब 3 सितंबर साल 2024 का ही अब जैसे ही सुबह का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है और उसी वक्त गुलफाम जो होता है अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद अपने ससुराल के पास एक मार्केट होता है, उसी मार्केट में जाता है, एक दुकान से बड़े तेजधार हथियार लेता और एक ही झोले में रख लेता और रखने के बाद सबसे पहले ठेके पर पहुंचता है और वहां काफ़ी सारे ड्रिंक करता है, फिर वहीं से नशे में बेसुध हो जाता है। और जैसे 12 बजे के आसपास का टाइम होता है अब उसी वक्त अपने ही ससुराल शमशेर खां मोहल्ले में पहुँचता है और जैसे ही अपने ससुराल के घर में जाता है पता चलता है मौके पर ना इधर फरहीन के अपने दोनों भाई होते हैं ना इधर उसकी अपनी कोई बहन होती है, क्योंकि उसकी जो अपनी बहन छोटी होती है रूबी मौके पर पड़ोस में एक घर में किसी के यहाँ कुछ अर्जेंट काम के लिए गई हुई थी। लेकिन घर के अंदर गुलफाम अब दाखिल होता देखता उसकी जो पत्नी होती है एक चारपाई होता है और फरहीन बानो उसी पर बैठी होती है, उसके हाथ में एक दुधमुहा बच्चा होता, वह बच्चा जो होता खुद उसकी अपनी बड़ी बहन का होता है, वहीं पर उसको दुलार प्यार दे रही होती है। और उसी के पास इधर गुलफाम नशे की हालत में पहुंचता है, उससे जैसे ही बात करना शुरू कर देता है तो 1-2 बात इधर फरहीन बानो अपनी शौहर को कड़वी बोलते हैं, जिसकी वजह से वहीं खुन्नस खाए बैठ जाता है। इधर खुद गुलफाम उस बच्चे को अपने हाथ में ले जाकर तौर तरीके से एक पलंग पर रख देता है और फरहीन बानो को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता और एक कमरे में ले जाता, कहने लग जाता है कि आज तुम हमें सही सही बता दो, क्या तुम ज़िंदगी में रिश्ते में अहमियत नहीं रखते हैं? या बात जब सुनते फरहीन कह जाते नहीं, हमारी ज़िंदगी में तुम कब से भी निकल चुके हो, हम नहीं चाहते तुम्हारी ज़िंदगी में अब हम तुम अर्धांगिनी बन के आए। इस तरह की बात गुलफाम सुनता है, उसके जो माथे होते हैं वहीं सड़क सा जाते हैं और ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता, कहने लग जाता है क्या तुम हमारे साथ दोबारा अब अपने ससुराल नहीं जाओगी? फरहीन बानो उसी वक्त 3 बार ना नुकुर करती है। फिर जैसे ही इस तरह की नज़ारे को देखता है गुलफाम उसी वक्त अपने झोले में लाए हुए उस हथियार को निकालता है और निकालने के बाद फरहीन बानो के शरीर पर एक के बाद एक वार किए जाता है। अपने बचाव में फरहीन बानो के दोनों हाथ की जो उंगलियां होती हैं वह अलग सा हो जाते हैं, लेकिन इधर जो होता है माथे पे पूरी तरह से नीला साया
गुलफाम के ऊपर पड़ चुका होता है और मौका गंवाना भी नहीं चाहता था, और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर फरहीन बानो के ऊपर वार पे वार किया जाता है, जिसकी वजह से फरहीन बानो चीख चिल्लाते हुए ही ज़मीन पर गिर पड़ती है। लेकिन उसकी जो छोटी बहन होती है रूबी जंगले से पूरी नज़ारे को देख लेती है और वह भी सन सर जाती है। उसके होश टॉश वहीं खो जाते हैं और बाहर जो दरवाज़ा होता है जाकर बंद कर देती ताकि इधर हमारी जो जीजा है गुलफाम कहीं भाग ना जाए। सारे काम कर कर मौके पर जब देखता है गुलफाम अपनी जो बेगम है पूरी तरह से दुनिया छोड़ के जा चुकी है, पर वहीं पर अपने वही हथियार लेकर बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस का तंगड़ी चढ़ भी जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी थर्रास ले जाते हैं। गुलफाम को पुलिस की जो टीम होती है अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में पहुँचती है। कोर्ट में गुलफाम के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ले जाकर गुलफाम के ऊपर एक लंबी सज़ा वहाँ के ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप चाहे जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।